सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल साइकिल डिफाइन कर रहा हूं मैं, समझिएगा। सेल साइकिल से ही रिलेटेड अब सारे चैप्टर में जो भी बातें होने वाली है मैं करूंगा। सेल साइकिल जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड, आओ आओ सुनो मेरी बात सुनो। हार्मोनली एंड जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक बार फिर से जो है कंप्लीट कर रहा हूं। Hormonally and genetically controlled, orderly, coordinated series of events where pre-existing cell will prepare itself in terms of increase in cytoplasm, doubling the cell organelle, duplicating the genetic material, and finally divide into new cells, distributing the prepared material equally in the new cell is called cell cycle। अरे चलता रहेगा, बात ले चल रहा हूं। मैंने सेल साइकिल को क्या बोला? सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स, सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स, थोड़ा सुनिएगा, जेनेटिकली, बेसिकली हम इसी को हाईलाइट करते हैं, जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड, जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड, ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड series of events in which pre-existing mother cell prepares itself by increasing its cytoplasm, doubling its cell organelle, synthesizes new compounds, energy in the form of ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है डुप्लीकेटिंग या रेप्लिकेटिंग इट्स जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, and finally divides into new daughter cells, distributing the preparations equally in daughter cell। पता चला मैंने यहां पर दो चीजें आपको बताया। सेल साइकिल में दो मेन चीजें हो रही है, बताओ वो दो मेन चीजें कौन कौन सी हो रही हैं? एक तो प्रिपरेशन और दूसरा डिवीजन। हेलो, दो मेन चीजें हो रही हैं सेल साइकिल में, एक प्रिपरेशन और दूसरा डिवीजन। प्रिपरेशन में ये अभी बनाओ, ये कभी बनाओ, ये तभी बनाओ, ये ऑर्डर में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी चीज को हम आगे बताएंगे जो है, हर एक प्रिपरेशन में जो भी कुछ मैंने मेंशन किया, और भी बहुत सारे प्रिपरेशन में बताऊंगा क्या क्या प्रिपरेशन है। हर एक प्रिपरेशन सीक्वेंस में होगा, ऑर्डर में होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। अगर एक स्टेप आगे चले गए और प्रीवियस स्टेप में कुछ चीजें नहीं प्रिपेयर हुआ, रिवर्स नहीं हो सकता है। सेल को या तो क्विट करना पड़ेगा सेल डिवीजन से, या उसको जो है मार दिया जाएगा। पॉइंट समझा? सेल हैंडीकैप हो जाएगा अगर समथिंग नहीं प्रिपेयर हुआ। बात आगे ले चल रहा हूं तो समझते हैं अच्छे से। आइए थोड़ा बात और आगे ले चलते हैं। वेल, ये सेल साइकिल हम जो है साइंटिस्ट हॉवर्ड एंड पहले के लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं 1953।
ठीक है, साइंटिस्ट हॉवार्ड एंड पेले, ये माई प्रोनाउंसिएशन आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सुनिएगा, सेल साइकिल completed in two main phases. Cell cycle completed in two main phases. Cell cycle completed in two main phases. पहला तो है आई फेज, दूसरा है एम फेज। आई फेज को हम जो है नाम देते हैं इंटरफेज। आई फेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेज। एम फेज को हम नाम देते हैं माइटोटिक फेज। आई फेज में प्रिपरेशन होता है, इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज नाम देते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, आई फेज में सेल प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी नाम देते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज। आई फेज को हम जो है, आई फेज में ऑल द प्रिपरेशन अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं होगा। माइक्रोस्कोप में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सेल ड्यूरिंग आई फेज विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज भी नाम देते हैं। आई फेज में जो है, आई फेज मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, भर भर के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी बनाए जाएंगे, इसको हम एनर्जी फेज भी नाम देते हैं, एनर्जी फेज या एनर्जी रिच फेज। और इस आई फेज में सेल अपना ग्रोथ करता है, इसलिए हम इसको ग्रोथ फेज भी नाम देंगे, इसको हम ग्रोथ फेज भी नाम देंगे। बातें होंगी आगे। एम फेज माइटोटिक फेज, इसको जो है हम जो डिवीजन फेज भी नाम देते हैं, डिवीजन फेज। ठीक है, तो सुनिएगा, सो यहां पर एक्चुअल डिवीजन होगा, actual division of cell occurs। ठीक है, एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है और आई फेज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। समझेंगे, सब कुछ अच्छे समझेंगे। ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज है। ये जब मैं आई फेज का स्टोरी कंप्लीट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा एक्टिव जो है एक्शन, कितना सारा बायोमॉलिक्यूल, कितना सारा प्रिपरेशन हो रहा है। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ड्रामा चलता रहेगा। इस एम फेज में बहुत सारा ड्रामे को हम जो है समझेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, बहुत सारे ड्रामा इस फेज में होने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक है, सो दो मेन फेजेस में हम सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, जो है यहां पर हम तैयारी करेंगे और डिवाइड कर ले जाएंगे। थोड़ा और आगे ये इरेज करके थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए, बात आगे बढ़ाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, समझिए थोड़ा देखिए। यहां पर ये जो सेल साइकिल है, एक मैं पूरा फ्लो चार्ट, जैसे जो है प्रीवियस चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल में हमने पूरा फ्लो चार्ट समझा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल। वैसे मैं आगे क्या क्या इस चैप्टर में समझने वाले उसका एक फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं। सेल साइकिल दो मेन फेज मैंने दिया आपको, बताओ तो सही वो दो मेन फेज क्या क्या है। एक तो है इंटरफेज, एक तो है इंटरफेज जिसको हमने बोला आई फेज, ठीक है, और दूसरा है माइटोटिक फेज, दूसरा है माइटोटिक फेज जिसको हम बोलते हैं एम फेज। ये मोस्टली जो है माइटोसिस के लैंग्वेज में माइटोटिक फेज की बातें होंगी। वेल, इंटरफेज में जितने भी प्रिपरेशन करेगा मदर सेल, उन सारे प्रिपरेशन को 3 सब फेजेस में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑर्डरली सीक्वेंस में जो है इवेंट होगा। तो जो सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। प्रिपरेशन के इवेंट, पहला है गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, इसको हम G1 फेज भी नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा है सिंथेसिस फेज,
सिंथेसिस फेज, इसको हम एस फेज भी नाम देते हैं। और तीसरा है गैप टू फेज, गैप टू फेज, इसको हम G2 फेज भी नाम देंगे। सो जो है ऑल द प्रिपरेशन को हम इन तीन सब फेजेस में, तीन फेजेस में कंप्लीट करेंगे, तीन पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। इसका अपना स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगा, इसका अपना कोई भी जो है स्टेप जंप नहीं कर सकते। किसी भी स्टेप में जो प्रिपरेशन होने हैं वो होने ही हैं, कोई भी स्किप नहीं हो सकता, अदरवाइज डॉटर सेल को प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा समझिएगा। डिवीजन फेज में हम दो स्टेप में सेल को डिवाइड करेंगे, हम दो स्टेप में सेल को डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। पहला जो है हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे डिवीजन फेज में, और दूसरा जो है सो ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आइए समझिए। और ये है यहां पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन इनडायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्टली नहीं डिवाइड हो जाएगा, इनडायरेक्ट बहुत सारे छोटे फेजेस के थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे। चार मेन पार्ट्स में, चार मेन स्टेप में मैं न्यूक्लियस को डिवाइड करूंगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद जो है एनाफेज के बाद जो है टीलोफेज। चार फेजेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। जो है प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल के पास जो सिंगल न्यूक्लियस होगा वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस के बाद। और यहां पर अगर जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में हो रहा है, तो हम इसको सेल फरो मेथड से कंप्लीट करेंगे, सेल फरो मेथड से कंप्लीट करेंगे। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में हो रहा है तो हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कंप्लीट करेंगे सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट मेथड से। और साइटोकाइनेसिस के बाद मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल साइकिल में हम G1 S G2 फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस में प्रो मेटा एनाटिलो फॉलोड बाय ईदर सेल फरो मेथड एनिमल सेल के लैंग्वेज में, या जो है सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल के लैंग्वेज में सेल डिवाइड हो जाएगा। प्रिपरेशन एंड डिवीजन, बात समझें, बात अच्छे से समझेंगे। थोड़ा जो इसका एक पाई डायग्राम बना के जो है और इसको जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा पाई डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम पूरे स्टोरी को कवर करने के लिए। ये बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा। ये बहुत सारी बातें हमें ये पाई डायग्राम समझाएगा। ठीक है, तो सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट किया। पहला आई फेज, दूसरा एम फेज। ये यहां से यहां तक का एरिया आई फेज कवर कर रहा है, फिर यहां से यहां तक का एरिया एम फेज कवर कर रहा है। तो इसको मैंने बोला आई फेज, ठीक है, और इस पार्ट को मैंने बोला एम फेज। आई फेज में ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज। उसके बाद एम फेज, एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, थोड़ा समझिएगा। एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हमने चार पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्रोफेज में
मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टेलोफेज में। सो ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज, ये हो गया टेलोफेज। ठीक है, इस पाई डायग्राम को थोड़ा और जो है मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं इंटरफेस के G1 S G2 का डिटेल कर लूंगा। वेल आते हैं यहाँ पर, समझते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, पता चला कितनी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात। आई फेज टोटल सेल साइकिल में, आई फेज टोटल सेल साइकिल में 95% टाइम कंज्यूम करता है। 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल यूज होता है प्रिपरेशन में, और एम फेज केवल 5% टाइम लेता है ऑफ सेल साइकिल का, ऑफ सेल साइकिल का। आइए थोड़ा यहां समझते हैं। सेल साइकिल का जो है 95% टाइम कंज्यूम करता है इंटरफेज, आई फेज, प्रिपरेटरी फेज, और डिवाइड होने में तो केवल और केवल टोटल सेल साइकिल के टाइम का 5% ही होगा। थोड़ा सुनो तो सही, सेल साइकिल, आइए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। सेल साइकिल प्रिपेयर डिवीजन, प्रिपेयर डिवीजन जो है ह्यूमन के लैंग्वेज में, सेल साइकिल ह्यूमन के लैंग्वेज में 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ओनियन सेल, ह्यूमन सेल के लैंग्वेज में, ह्यूमन के लैंग्वेज में नहीं, ह्यूमन सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है 24 आवर्स में। ओनियन सेल ये 20 आवर्स में डिवाइड होता है। जो है हम बोले बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया ये 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। ईस्ट का सेल, ईस्ट का सेल ये 90 मिनट्स लेता है तैयार होकर डिवाइड करने में। सेल साइकिल में कितना टाइम स्पेंड हुआ, आइए थोड़ा। अगर मैं सेल साइकिल को, अगर मैं सेल साइकिल को ह्यूमन के लैंग्वेज में जस्टिफाई करूं तो यहां पर 23 आवर्स लगेगा जीवन को, सॉरी आई को कंप्लीट होने में, और केवल 1 आवर लगेगा डिवाइड होने में। 23 आवर्स में भी जीवन फेज ये जो है 10 आवर्स यूज कर लेगा, ठीक है, ये 9 आवर्स जो है यूज कर लेगा, और ये 4 आवर्स यूज कर लेगा सेल साइकिल का। समझते रहिए, ह्यूमन के लैंग्वेज में मैंने बताया है, ठीक है, मेंशन भी कर देते हैं कंफ्यूज नहीं होने का। ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल 24 आवर्स, 24 आवर्स में क्या क्या कंडीशन हो गए मैंने सेल साइकिल का बताया। थोड़ा सुनो समझो। यहां पर G1 S G2 M, M के बाद 2 नए सेल बने, उन्होंने डिवाइड किया, फिर 2 नए सेल बने, फिर डिवाइड किया, सॉरी 2 नए सेल बने, प्रिपेयर किया, डिवाइड करके फिर नए सेल। थोड़ा सुनिएगा, आई फेज, आई फेज में G1 S G2 एक बार डिवीजन हुआ, तैयारी हुआ, फिर डिवीजन हुआ, तो क्या मैं आई फेज को बोलूं ये 2 माइटोसिस के बीच का प्रिपरेशन है, 2 माइटोसिस के बीच का प्रिपरेशन है, ठीक है। हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे। आई फेज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमाइटोटिक फेज, इंटरमाइटोटिक फेज, 2 डिवीजन फेज के बीच का पार्ट। समझेंगे, अच्छे समझेंगे। वेल थोड़ा सुनिएगा, जीवन फेज, जीवन फेज के पहले एस फेज कैरेक्टर, एस फेज का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, केवल इसी फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसको हम रेप्लिकेशन फेज भी नाम देते हैं। एस फेज का जब मैं 1 बाय 1 G1 S G2 का जो है कैरेक्टर बोलूंगा, इसमें क्या तैयार होगा, इसमें क्या बनाया जाएगा, इसमें क्या प्रिपरेशन होगा, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, तो बोलूंगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, इसलिए एस फेज को हम रेप्लिकेशन फेज नाम देते हैं। थोड़ा सुनो, G1 फेज एम फेज के बाद आ रहा है, एस फेज के पहले आ रहा है, बोलो। एम फेज के बाद 2 सेल बन जाएगा, 2 सेल वापस G1 और S, तो क्या मैं G1 फेज को, इसको हम गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज, गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज,
फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसका क्या मैं एक नाम रखूं पोस्ट एम फेज, क्या मैं एक नाम रखूं इसका प्री एस फेज, क्या मैं एक नाम रखूं इसका प्री रेप्लिकेशन फेज। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्री रेप्लिकेशन फेज नाम रख सकता हूं। ये गैप 1 ग्रोथ फर्स्ट ग्रोथ फेज सेल का ग्रोथ होगा, और गैप 2 सेकेंड ग्रोथ फेज, ये तो जो है इन जनरल बोल रहे हैं। एम फेज के बाद फिर से स्टार्ट होगा जीवन फेज, और एस फेज के पहले होता है। पॉइंट समझा? क्या मैं एस फेज को जीवन फेज के बाद वाला पोस्ट जीवन फेज बोलूं? ठीक है, क्या मैं इसको प्री G2 फेज बोलूं, पोस्ट जीवन फेज या पोस्ट गैप 1 फेज? ठीक है, क्या मैं इसको प्री G2 फेज बोलूं? ओ हेलो हेलो, बताओ तो सही, क्या हम इसको प्री G2 फेज बोल सकता हूं? और G2 फेज को क्या मैं पोस्ट एस फेज बोल सकता हूं? और क्या मैं G2 फेज को प्री एम फेज भी नाम दे सकता हूं? नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैरियोकाइनेसिस को हम डी फेज भी नाम देते हैं। कैरियोकाइनेसिस को हम डी फेज भी नाम देते हैं। इन सिंपल टर्म इसको डी फेज नाम देते हैं। और साइटोकाइनेसिस को हम सी फेज भी नाम देते हैं। साइटोकाइनेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी फेज, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी फेज। 24 आवर्स में कितना समय कहां कहां पर यूज होगा मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। 95% प्रिपरेशन में, 5% टाइम डिवीजन में। और ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑर्गेनिज्म या सेल है जिसमें कितना टाइम लगेगा सेल को प्रिपेयर करके डिवाइड होने में मेंशन किया। जीवन एस G2 और एम। अच्छा, एम फेज का भी नाम लिख सकते हैं। एम फेज G2 के बाद जीवन के पहले, तो ये पोस्ट G2 फेज बोल सकते हैं, या प्री जीवन फेज नाम रख सकते हैं। इसका पॉइंट समझा कि नहीं? प्री जीवन फेज नाम रख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो ये कुछ अलग अलग नेमिंग्स को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। अब मैं सेल साइकिल में जीवन एस G2 के नाम पर इंटरफेज या आई फेज या प्रिपरेटरी फेज या इंटरमाइटोटिक फेज या एनर्जी रिच फेज या जो है रेस्टिंग फेज, 1 बाय 1 क्या क्या होगा प्रिपरेशन। और डिवीजन जो एम फेज में 2 टाइप का डिवीजन होगा, माइटोसिस और मियोसिस। 1 बाय 1 हम क्लियर करेंगे। इरेज करके थोड़ी और बहुत बातें कर लेते हैं। छोटा सा एक और हेडिंग यहां पर रखते हैं, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम इट इज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेल साइकिल्स। लिखते हैं यहां पर टाइम ड्यूरेशन between 2 cell cycles। ठीक है, कहीं कहीं पर एक और जो है डिफिनेशन देते हैं, इट इज टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट सेल साइकिल, टू कंप्लीट द सेल साइकिल। मोस्ट फेमस यह है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेल साइकिल को हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। ई है एक सेल डिवाइड करके इसने बनाया 2 डॉटर सेल। ये डॉटर सेल इंटर्न एक्ट करेगा मदर सेल के जैसा, डिवाइड करके फिर से बनाएगा 2 डॉटर सेल। सो टाइम ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक के टाइम ड्यूरेशन को हमने बोला जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम ये है फर्स्ट सेल साइकिल, यह है सेकेंड सेल साइकिल। जनरेशन टाइम का फॉर्मूला होता है जनरेशन टाइम का फॉर्मूला होता है 2⁴n। इसको जो है अब यहां पर ये चैप्टर बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है, थियरी वाइज भी बहुत अच्छा है और इसमें माइंड कंज्यूम होगा आपका। लॉजिक पे चलेंगे, न्यूमेरिकल भी भर भर के आएगा। तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों है इस चैप्टर में। थोड़ा जनरेशन टाइम और सेल साइकिल जो हमने इसके पहले कंप्लीट किया उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। समझिएगा प्लीज। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए रख रहा हूं क्वेश्चन में, टू प्रोड्यूस
128 सेल्स। बताइए प्लीज, हाउ मेनी जनरेशन टाइम, हाउ मेनी जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल, हाउ मेनी जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड। थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। अ सेल डिवाइड्स इन 85 minutes. A cell divides in 85 minutes. Then tell time taken to complete I phase and M phase. Time taken to complete I phase and M phase. ठीक है। सो जनरेशन टाइम के लिए फॉर्मूला है 2⁻n, कितना सेल प्रोड्यूस करना है 128 सेल्स। तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू 7 आएगी। 7 जनरेशन रिक्वायर्ड, 7 ये हो जाएगा जनरेशन टाइम। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, एक सेल है फर्स्ट जनरेशन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, फोर्थ में जो है 16, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ जनरेशन में जो है 64 और सेवेंथ जनरेशन में 128 सेल प्रोड्यूस कर लेगा। तो 7 जनरेशन रिक्वायर्ड। सो बेसिकली n जो है या तो आप निकाल लो या तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी रख के पता चल जाएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में। आई फेज जो है ये टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम यूज करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। और एम फेज ये टोटल सेल साइकिल का कितना टाइम कंज्यूम करता है, केवल 5% जो है टाइम कंज्यूम करता है। तो ये आप मैथमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कुछ 80 या 81 पॉइंट समथिंग आएगा और ये कुछ 4 या 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जनरेशन टाइम और सेल साइकिल को लेके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल साइकिल में G1S G2 की बातें करेंगे। उसके बाद सेल साइकिल को जो है कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि G1 में जो चीजें बननी थी वो नहीं बनी, सेल चला गया S में जो कुछ चीजें बननी थी खराब हो गई, नहीं बनी, सेल चला गया G2 में। कुछ चीजें G2 में बननी चाहिए थी, नहीं बनी, बन गई, खराब हो गई, सेल चला गया M फेज में, डिवाइड होकर डॉटर सेल बना लिया। इफ समथिंग बैड हैपेंड ड्यूरिंग सेल साइकिल देन वो जो है डॉटर सेल को अफेक्ट करेगा। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देन माइटोटिक फेज में टाइप ऑफ माइटोसिस, दो टाइप के माइटोटिक फेज हम बेस्ड ऑन क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस की बातें करेंगे। और एक छोटा सा हेडिंग रहेगा खूबसूरत सा, माइटोसिस समझा के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है जब माइटोसिस और मियोसिस समझेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, मेंटली जो है प्रिपेयर रहिएगा।